एवरीवन, स्वागत है आपका रोशन स्टार स्टडी पॉइंट में। मैं ईशा आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारी 11th क्लास के पाठ्य पुस्तक में अंकित रचना महादेवी वर्मा की 2 कविताओं की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो हमने लास्ट क्लास में हमारी महादेवी वर्मा की दोनों कविताओं के बारे में बात कर ली थी। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो पहले हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं जो आपकी बुक के पीछे होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि प्रश्न अभ्यास के क्वेश्चन उत्तर दिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो यहाँ पे है, जाग तुझको दूर जाना कविता से। तो जाग तुझको दूर जाना कविता में पहला क्वेश्चन है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में कवियत्री मानव को किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही हैं। तो ये पहली बात तो मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो कवित्री हैं मानव को किन विपरीत स्थितियाँ, तो विपरीत स्थितियों में कविताओं में बहुत सारी लाइनें हैं जहाँ पे वो विपरीत स्थितियाँ बता रही है और आपको उन लाइनों को कोट करना होगा, तभी ये आंसर आप अच्छा कर पाओगे। तो कोटिंग में सबसे पहले तो यही बोलती हैं कि मानव का आलस है जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है और मानव अस्त व्यस्त तरीके से कपड़ों में ही बैठा हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि मोह माया है मानव के जीवन में जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो मोह माया जो है वो वस्तु की भी हो सकती है, व्यक्ति की भी हो सकती है, जो उसे बंधनों में बांध रही है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि वो डर जाता है, तो उसको ना डरे, निडर होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं यहाँ पे। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें का एग्जाम्पल आपको और मिल जाएगा, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको। तो ये चीज़ें आपको फर्स्ट वाले में से आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, कवियत्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति को संदेश दे रही है। यानी कि कौन सा मोहपूर्ण बंधन है जो मुक्त होकर मानव जागृत हो सकता है, यानी मानव के अंदर जो जागरूकता फैला रही हैं कवित्री, वो किन चीज़ों से फैला रही है। तो पहली बात तो यहाँ पे मोह बंधन खुद ही मेंशन किया गया है, आपको बस एग्जांपल देना है कि ये मोह बंधन कौन कौन से। पहला मोह बंधन तो होता है भौतिक विलासता, जो भौतिक चीज़ें होती है जिसमें हम जी रहे हैं, वो वस्तु वाला कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं इसमें लोग मानव बंधा हुआ रहता है, ये मोह माया है। दूसरी मोह माया है प्रेम। ये प्रेम किसी से भी हो सकता है, जैसे परिवार के सदस्य हो गए, पत्नी हो गई, माता हो गई, बच्चे हो गए, तो इन सब की मोह माया है। फिर इनकी इच्छा, खुद की स्वयं की अपनी इच्छाएं होती हैं, कुछ रुचियां होती हैं, जो हॉबीज़ की चर्चा मैंने की थी लास्ट वीडियो में। तो वो हॉबीज़ जो होती हैं वो भी इनको मानने की कोशिश करती है। तो ये सारे जो है मोहपूर्ण बंधन है, कुछ इमोशनल चीज़ें जो इन्हें रोकने की कोशिश करती है। तो इन सब से आगे बढ़कर आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता का मूल संवेदना बतानी। यहाँ पे कविता की मूल संवेदना, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं कि स्वाधीनता आंदोलन कब लड़ा गया, किसने लड़ा, क्यों लड़ा गया, हमें हिस्ट्री नहीं बतानी है। यहाँ पे ये बतानी है कि कवियत्री की जो रचना है वो किस तरह से मूल संवेदना प्रकट कर रही है स्वाधीनता के संदर्भ में। तो मैंने बताया कि उस टाइम जो है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत करने के लिए, ताकि वो हार ना माने। क्योंकि उस टाइम ऐसा था माहौल कि कुछ लोग ब्रिटिश काल की जो सरकार से उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। क्यों थे? और ये ज़्यादातर कुलीन वर्ग के लोग थे, जो एलीट क्लास था। क्यों था? क्योंकि इन लोगों को तो बड़े बड़े पद दे दिए जाते थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, चाहे फिर वो वकील का हो, कहीं पे पुलिस थाने में किसी का सचिव बना दिया, या फिर कुछ भी ऐसे हेड वगैरह बना देते थे। तो वो खुश हो जाते थे अपने जीवन से, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें तो सब कुछ सुख सुविधा मिल रही है ब्रिटिश काल में, तो हमें क्या ज़रूरत है अपनी मातृभूमि की, अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की, या फिर अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ कर बाहर निकालने की। ये भावना उनके अंदर थी। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए कुछ कवित्रियाँ अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें बताती हैं कि नहीं, आपकी जो मुख्य लक्ष्य है वो ये भौतिकता वाला जीवन नहीं है कि आपको सब कुछ मिल गया, बल्कि ऐसा जीवन है जो स्वाधीनता से पूर्ण हो, यानी जहाँ पर आप खुद के मालिक खुद हो, आप पर कोई हुक्म जमाने वाला ना हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ये आपका देश है, आपके संसाधन, फिर कोई और इसका प्रयोग करके आप पर हुक्म कैसे चला सकता है। तो ये चीज़ों की बात यहाँ पे मूल संवेदना में आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन वैल्यू बेस के हिसाब से आ सकता है, तो आप इसे उसके लिए मार्क कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो आप सेकंड भी कर लोगे। ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पे पंक्तियों की काव्य सौंदर्य को प्रकट करना है। तो काव्य सौंदर्य आपको मैंने बहुत बार बताया है किस तरह से करना होता है। तो काव्य सौंदर्य में पहले आपको भावार्थ बताना है, फिर शिल्प चीज़ें बतानी है। शिल्पों में आपको ये बताना है कौन सा अलंकार है, कौन से मुहावरे हैं, उनकी भाषा, खड़ी बोली वगैरह जो हमने चर्चाएँ की थी महादेवी वर्मा की रचनाओं में, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। विश्व का कर्दन अपने लिए कारा बनना, ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि इन सबको क्या क्या है। फिर भी अगर आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है तो आप अपनी बुक में से एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहे, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है अगर पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं जो, तो सीन पैसेजेस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कवियत्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ, कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, तो वही सारी कठिनाइयाँ, वही क्वेश्चन रिपीट है, बस अलग अलग उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। आपको हमें एक ही आंसर लिखना है, बस आप में एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा कि मानव का जो अपनी क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि ये जो संसार की रचना करने वाला ईश्वर है उसने सबको बनाया, सबके रंग रूप अलग हो सकते हैं, उनके अंदर क्षमताएं अलग हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति की दूसरों की कंपैरिजन कम हो या कमतर आंका जाए, बल्कि हर व्यक्ति अपने आप में ही श्रेष्ठ है। ये चीज़ें आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, सब आंखों के आंसू उजले, जो कविता है उसकी क्वेश्चन आंसर। तो महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया है, तो हमने इसे क्या पढ़ा था कि आंसू के लिए उजले का मतलब यहाँ पे क्या है, सत्यता। वो कौन सी है, भावनाओं की, हृदय की, मन की सत्यता, क्योंकि जब हमारे अंदर एक सच्चाई होती है, सच बोल रहे होते हैं हम, तो हमारी आंखों से आंसू अपने आप ही झलक जाते हैं। तो वो आंसुओं की बात यहाँ की गई है कि अगर हमें अपनी सत्यता का प्रमाण देना है तो आंसू से हमें पता चल जाते हैं। और क्यों बोला है, तो ये भी बता देंगे कि आजकल के जो मानव है किस तरह से धोखा देने में और इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए हैं, तो इसीलिए जो सच्चा मनुष्य है उसको ढूंढने के लिए आंसू ही एक मार्ग के रूप में कार्य कर सकते हैं। सपनों को सत्य रूप से, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो गया आपका, सपनों के सत्य रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों को सामना करने को कहा है। तो हमारी यथार्थपूर्ण स्थितियाँ कौन कौन सी है जो सपनों को सत्य करने में रुकावट बन रही है, कि सत्य तो यह होता है कि हम जो अभी हैं, बल्कि हम क्या सोचते हैं कि सत्य ये है जो हम सपनों में देख रहे हैं, तो हमें उन सपनों से बाहर निकलना है और आगे बढ़ के हमें जो यथार्थ है उसको सुधारना है। इसीलिए जो अब्दुल कलाम जी है वो भी कहते हैं कि सपने वो नहीं है जो हम बंद आंखों से देखें, बल्कि वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखें। तो हमें खुली आंखों से सपने देखने हैं और उन सपनों को यथार्थ करना है, क्योंकि जो हमारा वास्तविक जीवन है वो सपनों से भरा हुआ जीवन नहीं है, बल्कि कठिनाइयों से भरा है। उन कठिनाइयों को पार करते हुए हमें अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है, इसीलिए हमें आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। फिर अगेन आपको यहाँ पे भाव स्पष्ट करना है, ये चीज़ें बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे तो खुद ही बताया यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे आपको से बोला है भाव स्पष्ट करना है, जबकि यहाँ बोला है काव्य सौंदर्य। तो अगर सिर्फ आपको भाव स्पष्ट करना है तो आपको सिर्फ इसकी व्याख्या करनी होगी। प्रसंग लिख दीजिए और इसकी व्याख्या कर दीजिए कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। जबकि हम काव्य सौंदर्य जब लिखेंगे तो काव्य सौंदर्य में आपको ये भी बताना होगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, यानी भावार्थ इसका लिखोगे आप। उसके बाद आप इसमें ये भी मेंशन करोगे कि इसके अंदर विशेष क्या है। तो विशेष मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, कि विशेष में आपको देखना होगा कि अलंकार कौन सा यूज़ किया गया है, प्लस शब्द कैसे हैं, शब्दावली, भाषा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में ये सब है। स्वाधीनता आंदोलन के कुछ जागरण गीतों का ये सब आपको क्वेश्चन नहीं आता है। महादेवी वर्मा और सुमित्रा कहानी, ये कंपैरिजन भी आपको नहीं आएगा। तो ये हमारी इसके क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे काव्य सौंदर्य दिया गया है। यही काव्य सौंदर्य की बात यहाँ पे क्वेश्चंस में की गई थी, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस थे उसमें आपने देखा था कि जो काव्य सौंदर्य है इसमें आपको क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी, भावपक्ष और शिल्प सौंदर्य। ये चीज़ें तो आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, इसको रटना है। तो इसको पूरा रट लेना है। ये जो ये दी गई है, तत्सम शब्द है, ओज गुण है, गीत शैली है, लक्षणा शब्द है, वीर रस है। रस तो ये ज़रूर मेंशन करनी है, क्योंकि एक यही वाली कविता है जिसमें आपका रस आया है। फिर आप इसमें बता दोगे कि अलंकार, अलंकार आपको हर कविता में बताना ही होता है, शब्दावली भी बतानी होती है, भाषा भी बतानी होती है, और ये आपका एक्स्ट्रा अगर आप बताना चाहो तो ये भी बता सकते हो, बिंब और प्रतीक कौन से। तो ये शिल्प सौंदर्य आप याद कर लीजिएगा, ये है जाग तुझको दूर जाना कविता की। फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखें और इसके आंसर्स को भी देखते हैं। जाग तुझको दूर जाना कविता किसे संबोधित करते हुए लिखी गई है, तो इस कविता में कवित्री देशवासियों को स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रेरणा। मैंने बोला था कि यहाँ पे स्वाधीनता के जितने भी सेनानी हैं, स्वतंत्रता संग्रामी, तो उनको प्रेरणा देने के लिए कविता लिखी गई है। उस समय देशवासियों में क्या था, आलस्य पड़ा हुआ था और उन्हें लगता था कि कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का, क्योंकि हमें तो सब कुछ सुख सुविधा मिली हुई है। तो उनको जागने की आवश्यकता थी, इसलिए कवित्री इस रचना को निर्मित करती हैं।
उन्हें उनका पथ निर्देशित कर मार्ग में आने वाली बाधाओं के प्रति सचेत करें। तो जो कवित्री वो यही बता रही हैं कि आपका जीवन यही सफल नहीं होगी, बल्कि अभी मार्ग में बहुत समस्याएं बाकी है जिसको आपको डट कर सामना करना है और आगे बढ़ना है। फिर है मोम के बंधन तितलियों पर की प्रतीकार्थ लिखिए। तो मोम के बंधन क्या होते हैं, यहाँ पे ये बता दीजिए गया कि इसमें पारिवारिक मोम के बंधन अर्थनीत होते हैं। ठीक है, मोम के बंधन वही, मोम यानी कोमल, बहुत ज़्यादा, जिसमें अगर थोड़ी सी भी खरोच लग जाए वो टूटने का डर होता है। तो ये हमारे पारिवारिक जो अपने सगे संबंधियों के रिश्ते होते हैं वो होते हैं। ये हो गया। अब हम एक ये भी देख लेते हैं, तितलियों के पर। तितलियों के पर के मोम के संबंध बता दिए इसमें, पारिवारिक संबंध। तितलियों के पर यानी सुंदर युवतियों के आकर्षण जाल। मैंने बताया था अब वो पत्नी का हो सकता है या फिर जो भी आपके जीवन में प्रेम है जिसमें उसमें, तो इसलिए तितलियाँ सुंदर स्त्रियों को ही कहा जाता है। तो वही चीज़ें हो गई, युवतियों की बोली है उस संदर्भ में, यानी अगर लड़का है तो लड़कियों के हिसाब से बोला गया, लड़की है तो लड़कों के हिसाब से बोला गया। आप समझ लीजिए उस अंडरस्टैंडिंग। फिर यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न उत्तर है, अभी आप देख के कर सकते हैं। मैंने सबको व्याख्या कर दी थी कविता को पढ़ाते वक्त। अब हम सब आंखें आंसू लेके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं एक बार। तो ये रहे क्वेश्चन। तो शिल्प सौंदर्य तो आपको दोनों में एक ही चीज़ें लिखनी है शिल्प सौंदर्य के अंदर, तो वो तो इस यहाँ पे दोबारा नहीं दिया गया। अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसे देख लीजिए। ओके, तो ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे काव्य सौंदर्य, यहाँ पे वही जैसा हमने लास्ट में देखा था, और शिल्प सौंदर्य दोबारा वही दे दिया। तत्सम शब्दावली, खड़ी बोली, और पूरी कविता में क्या है, मानवीकरण अलंकार। अलंकार देख लीजिएगा ध्यान से क्योंकि सब में अलग अलग होता है। वहाँ पे अनुप्रास अलंकार था, यहाँ पे मानवीय अलंकार है क्योंकि मानव से कंपेयर किया गया है प्रकृति को। चित्रात्मक और संगीतात्मक, यानी कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो एक चित्र हमारे सामने बन जाता है, तो एक चित्रात्मक रचना है। और संगीतात्मक यानी कि एक लयबद्ध है, यानी राइम्स हो रही हैं वर्ड्स। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। और तत्सम शब्दावली तो है ही। उसके अलावा ये रहे 2-3, ठीक है। तो यही शिल्प सौंदर्य में एक और चीज़ें दी गई है। चौथा, भाषा इसमें कैसी है, सरल है, भाषा सरल है, लालित्य भाषा है। लालित्य भाषा भी कोमल ही होती है। फिर है सबके सपनों में सत्य, केसर किरणों और रंग रूप में अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण देना होता है, आप जो भी अलंकार यूज़ कर रहे हो उसका उदाहरण आप देखोगे कि कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया गया है पोएम के अंदर। फिर है ये सब सेम है, इन सबकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप अलंकार, एक अलंकार भी बता दीजिए तो भी चलेगा, सबका आपको उदाहरण नहीं देना ज़रूरी। एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को अपने लक्ष्य से पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है। हमने कहा था ना कि जो प्रकृति है वो मानव का पूरक है और जो मानव है प्रकृति का, यानी वो एक दूसरे के सहारे हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मतलब ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। तो जो प्रकृति है, प्रकृति के कार्य द्वारा मनुष्य की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य आलस्य छोड़कर संघर्ष करता है, जैसे उदाहरण दिया गया था पर्वत का। जैसे पर्वत और चट्टान होती हैं, एक जगह टिकी रहती हैं, उनको कितनी भी मौसम में परिवर्तन आते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी जगह से हिलती नहीं हैं। तो इसी तरह मानव को भी होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय। फूलों के मरकंद, दीपक के लौ, झरनों के चंचल होकर बहना, प्रकृति के करुणा, जल, नभ के तारे, विद्युतम, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मनुष्य को संघर्ष करने के लक्ष्य तक पहुँचने की प्रेरणा देते हैं। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ये जो कुछ नाम दिए गए यहाँ पे, यहाँ से लेके फूलों के मरकंद और ये प्रेरणा देते हैं, ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा कि ये प्रकृति के कुछ चीज़ें हैं जो मनुष्य को हम प्रेरणा देते हैं। और आप इस लाइन को उसमें भी ऐड कर सकते हैं जिसमें क्वेश्चन आएगा कि ये एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, प्लस जो महादेवी वर्मा है वो प्रकृति के माध्यम से किस प्रकार से मानव को प्रेरणा देने की कोशिश करती हैं, कंपेयर कर रही हैं, तो उसमें भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है क्लियर। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई हो। अभी भी अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आई होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में उन सबको आंसर करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।